हे एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विथ इज 24/7 पर। आज हम ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और उससे क्या पता चलेगा कि पैटर्न कैसा होता है एग्जामिनेशन में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो कि सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं। और दूसरा बात ये है कि इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे, आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ ईवीएस फरवरी 2016 का। ठीक है, चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, a class 5th teacher make an aluminum foil and put it in the water and show that it flowed. Then she crumps and swigs the foil tightly and put it in the water again and show to a student that it sink. She then asks the student to think and give reason why they think this has happened. Which of the following प्रोसेस स्किल विल बी यूज्ड इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है कि एक कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैर रहा है ना। यानी फ्लोट एंड सिंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे वो समझाना चाह रही है कि कौन सी चीज़ है, कौन सा ऐसा वस्तु है जो फ्लोट करेगा और कौन सा है जो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा यानी डूब जाएगा। फिर वह फाइल को मोड़कर जोड़ से दबाती है यानी निचोड़ती है ना, बॉल टाइप का उसका बना लेती है फाइल का और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। वो रीजन पता करना चाह रही है बच्चों से। तो इसके पीछे वो क्या करना चाह रही थी, बच्चों की कौन सी स्किल को वो डेवलप करना चाह रही थी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, देखिए पहला है ऑप्शन है क्लासिफाइंग, दूसरा है ऑब्जर्विंग, तीसरा है मेजरिंग एंड चौथा है हाइपोथेसिस यानी वर्गीकरण करना, अवलोकन करना, मापना या परिकल्पना करना। देखिए जब हम बच्चों को इस तरह की एक्टिविटी करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि बताइए व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट, तो बच्चे क्या करेंगे, सारे बच्चे की सोच अलग होगी और सारे बच्चे अलग अलग तरीके से सोचना शुरू करेंगे और सबके मन में एक आंसर नहीं आएगा, एक से ज्यादा आंसर आएगा। सोचेंगे अच्छा ये इस तरह हुआ होगा, अच्छा इसका कारण ये हुआ होगा, मतलब डिफरेंट आंसर उनके माइंड में आएंगे। और इस चीज को क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस बनाना है ना। हाइपोथेसिस बनाना यानी परिकल्पना करना, अलग अलग तरीके का क्या करना, आंसर को डेवलप करना क्या होता है, अलग अलग तरह की सोच को डेवलप करना क्या होता है, हाइपोथेसिस स्किल से डेवलप होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पे परिकल्पना करने के लिए टीचर प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in context of EVS pedagogy all of the following are desirable practice except, यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय डैश के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। यानी ईवीएस टीचिंग के लिए कौन कौन सही है और कौन ऐसा है जो नहीं सही है, वो आपको चुनना है। नर्चरिंग द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड, ये बिल्कुल सही होगा। बच्चे की आइडेंटिटी को क्या करना है, आपको नर्चर करना है ना। एक्नॉलेजिंग द सुपीरियरिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक नॉलेज ओवर द एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव आंसर आ गया है कि आपको क्या करना है, फोकस करना है किस पर, टेक्स्ट बुक के नॉलेज पर है ना। और यहाँ पे लिमिट कर रहा है, देखिए बच्चों के थॉट को, थिंकिंग को लिमिट कर रहा है। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे फोकस नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, टेक्स्ट बुक के मतलब टेक्स्ट बुक को ही सब कुछ माना जा रहा है ना। टेक्स्ट बुक को मेन सेंटर में किसको रखा जा रहा है, टेक्स्ट बुक के नॉलेज को, और जो बच्चे एब्जॉर्व करते हैं, बच्चों की थिंकिंग डेवलप कर रही है, उसको क्या कर दिया जा रहा है, उसको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। तीसरा है प्रोमोटिंग प्लूरलिटी ऑफ द टेक्स्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए बच्चों के लिए ये भी सही है,
बच्चों के लिए ये वाला ऑप्शन भी सही है, और बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग के लिए भी क्या करना है, मोटिवेट करना है। बट आपको पूरा फोकस आपको टेक्स्ट बुक पर कर देना है और उसका एक्चुअल ऑब्जर्वेशन को क्या कर दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत होगा और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कि ईवीएस के पेडागोजी में हमको यूज नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड। Mahesh, a class 4th teacher, planned to sensitize the student to concept of conservation of tree. Which one of the following activity is most suited for this purpose? यानी क्या है, महेश कक्षा 4 के शिक्षक है ना, वो वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो पहला क्या होगा, यानी सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको चुनना है, जो कि बच्चे के क्या क्या करना है, बच्चे की एक्टिविटी के लिए, बच्चे के कॉन्सेप्ट को, बच्चे को क्या करना है, सेंसिटिव बनाना है, उसके लिए उपयोगी रहेगी। और किस टॉपिक पर, कंजर्वेशन ऑफ ट्री पर। तो सबसे पहला है मोटिवेटिंग ईच स्टूडेंट टू अडेप्ट एंड नर्चर वन ट्री, encouraging student to participate in a poster making team of student for group discussion, conducting a debate कंपटीशन। अब आपको इस चारों ऑप्शन में से ये चुनना है कि बच्चा कहाँ सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। तो देखिए, इनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट पोस्टर कंपटीशन, यहाँ पर बच्चा ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा। मेकिंग टीम ऑफ स्टूडेंट और ग्रुप डिस्कशन, एक्टिव तो रहेगा, लेकिन जितना ज्यादा इन्वॉल्व वो रहेगा एक ट्री को अडॉप्ट करने पे, है ना, एक ट्री को लगाने पर, अडॉप्ट करने पर, उसका नर्चरिंग, उसका देखभाल, उसका पोषक तत्वों डालना, उस ट्री को बड़ा करना, जितना वो इन्वॉल्व इसमें रहेगा, जितना उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस इसमें होगा, जितना हैंड ऑन एक्टिविटी इसमें होगा, उतना और किसी में नहीं होगा। देखिए ये सब भी सही है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ये देखिए, कंजर्वेशन ऑफ ट्री के लिए ये सब भी आपके पॉइंट सही है, बट आपको क्या करना है, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। और बेस्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे बच्चा क्या है, रियल लाइफ एक्टिविटी कर रहा है। ज्यादा क्या होगा, आपको सेंसिटिव बनाना है ना बच्चों को, तो बच्चे जब किसी पेड़ को क्या करेंगे, अपनाएंगे, है ना, गोद लेंगे, यानी अडॉप्ट करेंगे, फिर उसकी देखभाल करेंगे, तो वो ज्यादा सेंसिटिव बनेंगे। तब उनके मन में क्या आएगा, ट्री की देखभाल करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ ट्री, यानी वो ट्री को काटने से रोकेंगे, और भी कहीं जगह ट्री अगर कट रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन क्रिएट करेंगे। तो इस तरह की थॉट विकसित होगी किसमें, बच्चों में, इस ऑप्शन के थ्रू। ठीक है, In EVS, children particularly enjoy learning craft and art in a group because it promotes peer learning, it improves social learning, children become happy and respond with enthusiasm when their creative work are appreciated, it promote discipline in the class। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सिखाने का, देखिए सोशल लर्निंग की यहाँ पे बात हो रही है। ग्रुप में क्या होता है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखते हैं, यानी सोशल लर्निंग, पीयर लर्निंग, इसकी बात किसने की थी, वाइगस्की ने की थी, कि बच्चे क्या होता है, एक दूसरे के कोऑपरेशन से, पीयर ट्यूटोरियम से, है ना, सोशल लर्निंग होती है, और उनका क्या होता है, लर्निंग थॉट क्या होता है, इम्प्रूव होता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर क्या करेंगे, एक क्रिएटिव वर्क को तैयार करेंगे, और वो काम बहुत अच्छे और स्मूथ तरीके से हो जाएगा। तो इसमें से क्या बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या क्या होगा। तो देखिए इससे क्या होगा कि आपकी पीयर लर्निंग भी तो बढ़ेगी, सोशल लर्निंग भी बढ़ेगी, और बच्चे क्या करेंगे, लर्निंग को एंजॉय करेंगे क्रिएटिव वर्क के थ्रू। तो ये तीनों होगा ऑप्शन। ऑप्शन डी नहीं होगा। ऑप्शन डी में क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन की बात की गई है, इट प्रमोट डिसिप्लिन इन द क्लास। देखिए जब यहाँ पे ग्रुप लर्निंग हो रही है, तो अगर क्लास में कुछ एक्टिविटी होती है ना, तो वहां पे डिसिप्लिन को नहीं देखा जाता है। अगर बच्चे कुछ कर रहे हैं, यानी कि हलचल हो रही है। अब आप सोचोगे कि बच्चे क्या हो जाए, पिन ड्रॉप साइलेंट रहे, कुछ ना करे, डिसिप्लिन से रहे,
तो वो क्या होता है, वहां पर क्या होती है, वहां पे लर्निंग नहीं होती है, बच्चे क्या होता है डर से शांत रहते हैं। जब एक्चुअली में बच्चे कुछ एक्टिविटी करते हैं तो थोड़ा बहुत तो शोर होता ही है क्लास में, और इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है आपका आंसर, ए, बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट इज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ द असेसमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ असेसिंग एक्सपेरिमेंट इंडिकेटर। ठीक है ना, क्या होता है एक्सपेरिमेंट, क्या होता है, बहुत ही असेसमेंट का बहुत ही अच्छा टूल माना जाता है। ठीक है ना, कि एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम पता करेंगे कि बच्चे कितना हद तक किसी भी चीज को सीख पाए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही होगा। ठीक है ना, तो क्रिएटिव राइटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, हैंड ऑन एक्टिविटी एंड पिक्चर रीडिंग, यानी किसके थ्रू हम एक्सपेरिमेंट वाले पोर्शन को असेसमेंट कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे अच्छा माना जाता है हैंड ऑन एक्टिविटी, यानी बच्चे खुद से करके सीखेंगे, तो वो एक्सपेरिमेंट का सबसे अच्छा वे माना जाता है फॉर किसके लिए, आकलन के लिए। ठीक है ना, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, यानी एक्सपेरिमेंट का जो हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को चेक कैसे कर सकते हैं, बच्चों को हैंड ऑन एक्टिविटी से के थ्रू हम एक्सपेरिमेंट का असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, student in a primary class have lots of alternate conception in many topic like living and non-living, water cycle, plant, etc. The source of these alternative conception are, देखिए बच्चों में क्या होता है ना, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन रहता है। ठीक है ना, उसको हम गलत नहीं मान सकते हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं बच्चे। उनको लगता है कि अगर ट्रेन में अगर वो बैठे हैं और ट्रेन चल रहा है, इसका मतलब उनको या क्या फील होता है कि हमारे साथ सूरज भी चल रहा है, हमारे साथ जो पेड़ है वो भी चल रहे हैं। तो देखिए उनका कॉन्सेप्शन गलत नहीं है, इसको गलत कॉन्सेप्शन नहीं कहेंगे, इसका नाम दिया गया है अल्टरनेट कॉन्सेप्शन या अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि उस अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन बच्चों का बनता कहाँ से है, व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन बिहाइंड इट। तो यहाँ पे देखिए फैमिली एंड कम्युनिटी से बनता है, ये भी सही है, हमें समाज और परिवार से आता है, टेक्स्ट बुक एंड अदर बुक इससे भी आता है, और टीचर से अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन नहीं बनता। ठीक है ना, स्टोरी एंड पोएम इससे भी अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन आता है। तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, तो कौन सा होगा, ए, बी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। समझ में आया ना कि अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन क्या होता है। बच्चों के मन में क्या हो जाता है, एक अवधारणा आ जाती है ना, वैकल्पिक अवधारणा आ जाती है। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन का मतलब ही होता है वैकल्पिक अवधारणा, जो कि गलत नहीं माना जाता है, बच्चे अपने दिमाग से सोचते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, A glass jar and bottle are dried well in the sun before filling them with a pickle. Why it is so? देखिए क्या होता है, कांच के जार को, कांच के बोतल को हम लोग क्या करते हैं, अगर उसमें क्या पिकल को डालने यानी अचार को डालने से पहले क्या करते हैं, धूप में उसको अच्छी तरह सुखा लेते हैं। क्यों सिखाते हैं, उसका एग्जैक्ट रीजन आपको बताना है। रिमूव द डस्ट्स फ्रॉम देम, देखिए डस्ट्स को रिमूव करने के लिए आपको क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। टू रिमूव द मॉइस्चर कंप्लीटली, बिल्कुल सही, मॉइस्चर को कंप्लीटली रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, उस ग्लास जार और बॉटल को कहाँ रखेंगे, धूप के अंदर रखेंगे, धूप के पास रखेंगे, ताकि वो अच्छे से सूख जाए और आप उसमें पिकल डाल दिए। अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर अगर उसमें रह गया तो क्या हो जाएगा, पिकल क्या हो जाएगा, खराब होने का चांसेस रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। वैसे थर्ड ऑप्शन भी देखते हैं, टू मेक पिकल टेस्टी, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 है टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, ये भी नहीं होगा। ठीक है, Renu's grandmother saw her a dried up well and tell her that 15 to 20 years ago there was a water in the well, but now it has completely dried up. What could be the reason for drying up water in the well? अब बता रही है कि रेनू की जो दादी माँ है वो क्या करती है, रेनू को एक
कुएं को दिखाती है ना, कुआं दिखाती है और कहती है कि ये सूख चुका है, लेकिन 15-20 साल पहले इस कुएं में पानी हुआ करता था। तो आपको बताना है कि उस कुएं का पानी आखिर क्यों सूख गया, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या होगा, है ना। तो देखिए, Soil around the tree and well nearby area is now covered with a cement। देखिए क्या होता है ना कि हम लोग आजकल क्या है ना कि गार्डन वगैरह ये सब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं ना, तो सीमेंटेड फुटपाथ वगैरह बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि पेड़ों के आसपास जो बारिश होती है ना, तो वहां पे सीमेंटेड क्या रहता है, सीमेंट से कवर रहता है, तो पेड़ों की जड़ों तक पानी नहीं जाता और जो ग्राउंड वाटर है, लेवल है, वो बहुत ज्यादा नीचे चला जा रहा है, क्योंकि वहां पर तो पानी जा ही नहीं पा रहा है ना। तो वहां एक ये रीजन हो सकता है। लॉट्स ऑफ बोरिंग पंप हैव सम अप। देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है ना, तो लोग कुएं का या बावली का प्रयोग नहीं करते हैं। लोग क्या करने लगे हैं, अब बोरिंग के थ्रू डायरेक्ट नल खोला, बोरिंग चलाई, टैंकी में पानी भरा और डायरेक्ट नल खोला, आपको पानी मिल गया। तो लोग क्या हो गए हैं, लोगों को बहुत ज्यादा सुविधा मिल गया है, इसके कारण लोग क्या नहीं, फिजिकल वर्क नहीं करना चाह रहे, यानी कुएं से तो पानी खींच कर निकालना पड़ेगा, तो उसमें तो मेहनत लगेगी, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। Nobody use the well as there are a tap in everywhere house now, है ना, यानी कि कोई भी वेल का प्रयोग नहीं कर रहा है क्योंकि सबके घर में ऐसा, ये इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं हो सकता। आपको सही रीजन क्या लग रहा है, एक तो है कि चारों तरफ, पेड़ों के चारों तरफ क्या कर दिया गया, सीमेंटेड कर दिया गया है मिट्टी के ऊपर, और दूसरा बोरिंग हो गया है, जिसके कारण लोग नल से पानी लेना स्टार्ट कर दिए हैं और उनके लिए ये ईजी हो गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या कौन सा होगा आपका सही, ए एंड बी। तीसरा ऑप्शन नंबर सी, जो सी जो है ये रीजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एन एग्रेट सीट ऑन ए बेफेलो बिकॉज, एग्रेट नाम का बर्ड होता है, ठीक है ना, तो वो ना बेफेलो यानी भैंस की पीठ पर बैठता है ना, उसके ऊपर बैठता है, इसका रीजन क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1, एग्रेट सीट ऑन ए बेफेलो फॉर द फन के लिए बैठता है, ये गलत है, कोई फन के लिए नहीं बैठता। बेफेलो हेल्प इन देम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। अब बेफेलो क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। अरे एग्रेट तो खुद ही बर्ड है, तो वो तो खुद ही उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है ना, तो उसको बेफेलो की हेल्प लेने की क्या जरूरत पड़ेगी, ये भी गलत हो गया। एग्रेट वांट टू स्केयर द बेफेलो, है ना, वांट्स टू, अब वो क्या कर रही है, बगुला भैंस को डराना चाहती है, ऐसा भी, ये भी सही रीजन नहीं है। एग्रेट एंड द बेफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशन, हाँ यही आपका सही होगा कि एग्रेट एंड बेफेलो में क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये होता है कि दोनों जब दो रहते हैं, मान लो कि ये एक लिविंग बीइंग है और ये दूसरा लिविंग बीइंग है, और दोनों में क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट होता है, इसको इससे बेनिफिट मिलता है और इसको इससे बेनिफिट मिलता है। सेम वैसा जैसे कि एल्गी एंड फंगी होता है, एल्गी क्या प्रोवाइड करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना प्रोवाइड करता है, और फंगी क्या करता है, उसको शेल्टर देता है, और उन दोनों में भी क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, यानी दोनों को म्यूचुअल बेनिफिट, यानी एक को दूसरे से और दूसरे को पहले से, यानी इसको इससे भी फायदा होगा और इसको इससे फायदा होगा, तो ये होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो यहाँ पे एग्रेट को क्या फायदा होता है, बेफेलो के ऊपर जो कीड़े मकोड़े बैठे रहते हैं उसको एग्रेट क्या करती है, खाने का काम करती है ना। और बेफेलो का इससे क्या फायदा, बेफेलो का इससे ये फायदा है कि बेफेलो के ऊपर से सारे कीड़े मकोड़े खत्म हो जाते हैं, तो ये इसका फूड का काम कर रहा है, और ये इससे इसको क्या मिल रही है, क्लीनिंग मिल रही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर 4 will be the correct answer. Which one of the following is not a function of root for the plant root का function आपको सिंपली बताना है, कौन सा होगा और कौन नहीं होगा, ये इस पर आपको ध्यान देना, नॉट वाले पॉइंट को आप ध्यान रखना कि कौन सा फंक्शन रूट का नहीं होगा। प्रोवाइड ह्यूमस, टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, टू स्टोर फूड। देखिए फूड तो स्टोर होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिसकी हम स्टोर फूड को खाते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स भी हमको किसके थ्रू मिलता है, रूट के थ्रू ही मिलता है, ठीक है। सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, एंकर द प्लांट, सुना है हमने रूट के बारे में पढ़ा है। देखिए ये सब चीज डिटेल में पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा ना, ईवीएस के प्लेलिस्ट में मेरे स्टडी विथ ईज
24x7 नाम से चैनल है मेरा, और आप उस पर जाइएगा ना तो प्लेलिस्ट में, ईवीएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सारी बातें पढ़ाई हुई हैं, आप आराम से उसमें देखना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। ईवीएस में ह्यूमस प्रोवाइड करता है, ये गलत है ना, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है, और ये तीनों जो है वो सही ऑप्शन होगा। तो आज हमें क्या देखना था, नॉट ऑप्शन को, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं, आपको उसको बताना है। शी इज ए वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, बिल्कुल सही। ये पहली वीमेन थी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, पहली लेडीज है ना, पहली वीमेन। तो ये इंटरनेशनल फेम हो सकती है। और कौन सा मेडल था, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। शी इज फ्रॉम कर्नाटक, नो, शी इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी, यही ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। फिर भी और ऑप्शन हम चेक करते हैं। शी हैज ए मेनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट, कहाँ कितने केजी तक का वेट ये उठा सकती है, 130 केजी तक। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, ये भी सही है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन कौन सा सही हुआ, ए सही हुआ, सी सही हुआ और डी सही हुआ। ये कर्नाटक से नहीं थी, ये कहाँ से थी, आंध्र प्रदेश से थी, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए सी एंड डी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। द फॉलोइंग आर सम स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेप बेल और बावली। स्टेप बेल किसको कहते हैं, बावली को कहते हैं। अभी आप जो पुराने किले वगैरह में जाइएगा, जो कि किस एरिया में थे, राजस्थान हो गया, गुजरात वाला, और कुछ एमपी वाला जो एरिया है, जो राजस्थान और उससे मालवा क्षेत्र वाले एरिया में आप जब जाओगे ना, तो आप देखोगे ना कि वहां पे पुरानी पुरानी बावलियां बनी हुई है ना, स्टेप बेल कहते हैं। बावली बोल दीजिए या बावड़ी बोल दीजिए, वो क्या हो, स्टेप बेल होता है। बहुत बड़े एरिया में वेल की तरह बना होता है, और क्यों बना होता है इसके बारे में आपको बताना है कि क्या ऐसा सही है, स्टेप बेल के बारे में आपको पढ़ना है। दे आर ए ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन। हाँ, पुराने जमाने में के लोग के पास क्या था, बोरिंग करने की टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो वो इसी पर डिपेंडेंट थे, इसी में वाटर स्टोर होता था। और कहाँ से वाटर आता था, रेन वाटर आता था, है ना। बारिश के पानी को कंजर्व किया जाता था, स्टोर किया जाता था। और इन सब एरिया ही में क्यों बनता था बावली वगैरह, राजस्थान वाले एरिया में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बारिश बहुत कम होती है ना। तो बारिश बहुत कम होने के कारण पूरे साल बारिश होती नहीं है, तो लोग क्या होते थे, वर्षा के पानी पे पर निर्भर रहते थे, और वर्षा के पानी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था, और उसको क्या करते थे, उसी में स्टोर करते थे, और सालों भर उसके ही पानी से उनका क्या होता था, भरण पोषण चलता था। दे वेयर यूज इन ए कम्युनिटी रिसोर्सेज, हाँ ये कम्युनिटी रिसोर्सेज के लिए भी यूज किया जाता था। दे आर फाउंड एंड कंस्ट्रक्ट मेनी रेन परचेज स्टेट, ठीक है। दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर, देखिए ये उसी स्टेट में पाया जाता था जहां पर पानी की कमी होती थी, जहां पे हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट रहता था, बिल्कुल सही, ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। दे कंटेन ओनली कंटामिनेटेड वाटर, ये गलत है ना। जब कंटामिनेटेड वाटर रहता उसमें तो लोग कैसे यूज करते उसको, पहले के लोग तो उसी पर डिपेंडेंट थे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए बी एंड सी, किस वाले में है आपको देखना है, ठीक है। ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही हो गया, ठीक है ना। ए एंड बी इज रीजन है, करेक्ट रीजन है बावली के बनाने का, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, ए एंड बी एंड सी स्टेटमेंट आपका सही होगा, ठीक है। वर्ली इज अ ट्रेडिशनल आर्ट, द प्लेस वर्ली इज इन द स्टेट। देखिए वर्ली है ना, वर्ली एक क्या है, वर्ली एक ट्रेडिशनल आर्ट है ना, ट्रेडिशनल फोक आर्ट आप बोल सकते हैं। जो कि फोक आर्ट क्या होता है, ट्रेडिशनल आर्ट क्या होता है, जो कि उसी स्टेट में उसी पर्टिकुलर एक जगह होता है, उसके लिए वो उसी आर्ट से वो क्या होता है, वो एरिया, वो स्टेट, वो सिटी जो होती है वो फेमस होती है। तो ये आर्ट फॉर्म है वर्ली। वर्ली आर्ट फॉर्म किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है महाराष्ट्र से। उसी तरह मधुबनी पेंटिंग कहाँ से रिलेटेड है, मधुबनी नाम की डिस्ट्रिक्ट है कहाँ, बिहार में, वहाँ की वो फोक आर्ट है। वर्ली कहाँ का फोक आर्ट है, महाराष्ट्र का। इस तरह से कुछ डिजाइनें बनी होती है ना, अब वो साड़ियों पर, दीवारों पर, इस तरह के आर्ट से ऐसे ऐसे करके डिजाइनें बनी होती हैं, ये होती है
वर्ली फोक आर्ट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु का नेबरिंग स्टेट। अब देखिए मैप का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप किसी भी स्टेट के नेबरिंग स्टेट को क्या कर सकेंगे, रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, पॉइंट आउट कर सकेंगे। ये इंडिया का मैप है, एक रफली मैप बना रही हूँ, इसको आपको इस तरह मतलब दूसरे तरह वे में नहीं लेना है, ठीक है ना। इंडिया का मैप है, यहाँ पे हमें तमिलनाडु मिलता है, यहाँ पे कहीं हमको तमिलनाडु मिलता है इस वाले एरिया में, ठीक है। तो आपको नेबरिंग स्टेट ये हो जाता है केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इस तरह है, ठीक है। तो आपको नेबरिंग स्टेट बताना, आप केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आना चाहिए। ये देखिए ये आ गया ना केरला, आपके ऑप्शन नंबर 4 में। गुजरात तो आएगा ही नहीं, देखिए गुजरात यहाँ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। आंध्र प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटक, गोवा आपको यहाँ पे कहीं मिलता है, तो ये भी गलत हो गया। गोवा, कर्नाटक, गोवा होगा ही नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पे देखिए केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश, ये आपका ऑप्शन सही होगा, इज द नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। अच्छा, तो आप बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि तमिलनाडु के डांस फॉर्म का नाम क्या है ना, जो क्लासिकल डांस फॉर्म है तमिलनाडु से रिलेटेड कौन सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेंस ऑफ हियरिंग सो शार्प दैट इट कैन मार्क आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टलिंग ऑफ लीव एंड साउंड ऑफ द एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। यानी किसकी सेंस ऑफ हियरिंग है ना, यानी हियरिंग सेंस यानी सुनने की क्षमता इतनी ज्यादा है कि वो ना डिफ्रेंशिएट कर पाता है ना, किसने, पत्तियों की खड़खड़ाहट और किसी एनिमल की आवाज, जो कि वो साउंड जब एनिमल मूव करता है, यानी कोई दूसरा एनिमल घास के ऊपर चलता है उसकी आवाज और पत्तियों की खड़खड़ाहट, दोनों में को इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाता है। वो कौन सा एनिमल है जिसकी सेंस ऑफ हियरिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो कौन है, वो है आपका अपना टाइगर, जो कि हमारा नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। When one is travel from Ahmedabad to Kerala by train, one come across many tunnel. These tunnel are in the hill of. अच्छा, जब कोई अहमदाबाद से गुजरात जाएगा, फिर से हमें इंडिया का मैप, देखिए मैप से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है ना, आपके माइंड में मैप बना होना चाहिए इंडिया का, ठीक है। तो अहमदाबाद क्या है, यहाँ हो गया, अहमदाबाद क्या हो गया, यहाँ गुजरात में आता है, ठीक है। अब गुजरात से कहाँ जाना है, केरला, यानी आपको यहाँ जाना है। तो आपको बताना है कि कौन सी हिल को वो क्रॉस करते हुए निकलेगा। तो अरावली, अरावली तो होगा नहीं, क्योंकि अरावली कहाँ आती है, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है और यहाँ पे दिल्ली तक जाती है अरावली हिल्स, है ना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये बहुत पुरानी माउंटेन है, इसको क्या बोलते हैं, अरावली को, ठीक है। वेस्टर्न घाट यहाँ पर है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। वेस्टर्न घाट, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है, यहाँ ईस्टर्न घाट है। और विंध्यास कहाँ आता है, यहाँ सेंटर में आता है, विंध्यास एंड सतपुरा रेंज, है ना। छोटा नागपुर का पठार यहाँ आता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ वाले एरिया में। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, यानी कहाँ से, कौन से हिल से क्रॉस करेगा जब किसी व्यक्ति को कहाँ जाना है, गुजरात से केरल जाना है, तो ये होता है वेस्टर्न घाट, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, the earth is round, there is actually no up and down on the earth and it is just relative. We the people of India actually stand upside down in the relation to the people of, यानी हम जो people of India हैं वो किसके रिलेशन में अपसाइड डाउन है, ठीक है ना। तो इंडिया क्या होता है, ये मान लो कि वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, अपसाइड डाउन है, ये वर्ल्ड का मैप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लीबिया दिया, अल्जीरिया दिया, अर्जेंटीना एंड अलास्का, यहाँ पर है साउथ, ये नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप, अफ्रीका, ये हो गया एशिया, और एशिया में कहीं, एशिया बड़ा है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। तो एशिया में यहाँ पर क्या पाया जाता है, इंडिया है मान लीजिए, है ना, सबसे सर्दर्न पार्ट में, है ना, यानी साउथ एशिया का पार्ट है कौन, इंडिया। तो कौन से कंट्री के अकॉर्डिंग आपको ये इंडिया अपसाइड डाउन दिखेगा, ये देखिए यहाँ पर जो होता है ना, ये मान लीजिए अमेरिका है, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना,
यहाँ पर अलास्का नाम की एक कंट्री है जो कि यूएसए में आती है, उसके रिस्पॉन्स में नहीं, यहाँ पर इसके रेफरेंस में हम दिखेंगे अपसाइड डाउन। अर्जेंटीना देखिए यहाँ आता है साउथ अमेरिका में, तो इस साउथ अमेरिका से हम पैरेलल दिखेंगे, नॉट के अपसाइड डाउन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। It is advised to put oil on a stagnant water to prevent breeding of the mosquito. This is because देखिए स्टैग्नेंट वाटर में अगर आप ज़्यादातर आपने देखा होगा कि केरोसिन ऑयल को डाल दिया जाता है, तो क्यों डाला जाता है? इसके पीछे रीज़न क्या है? स्टैग्नेंट वाटर में क्या होता है? स्टैग्नेंट वाटर में ही क्या होती है? ब्रीडिंग बढ़ती है। किसकी? मॉस्किटो की ब्रीडिंग, यानी बहुत तेज़ी से मॉस्किटो की संख्या बढ़ती है। तो मॉस्किटो की संख्या को रोकने के लिए, ब्रीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल का यूज करते हैं। स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट वाटर का मतलब है रुका हुआ पानी, है ना, स्थिर पानी। तो क्यों करते हैं? इससे क्या होता है? मॉस्किटो आर रिपेल्ड बाई ऑयल, ये रीजन नहीं है। मॉस्किटो आर किल्ड बाई ऑयल, ये भी रीजन नहीं है। मॉस्किटो गेट स्ट्रक इन द लेयर ऑफ ऑयल, ये भी सही नहीं है। देखिए एग्जैक्ट रीजन क्या होगा? एग्जैक्ट रीजन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर 4, ऑयल कट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई देयर बाय स्टॉप द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो। ऑयल क्या करता है? ऑक्सीजन सप्लाई को क्या कर देता है? रोक देता है, जिससे क्या होती है? उनकी ब्रीडिंग होना, यानी उनके क्या है? तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है, यानी वहां पे रुक जाता है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। Which one of the following insect does not live together in a colony like honeybee? honeybee कैसा रहता है? कॉलोनी में रहता है ना। हनी कॉम्ब रहता है, उसी में क्या रहता है? हनी बी रहता है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि हनी बी का रहता है इस तरह से बना रहता है, और उसमें बहुत सारे हनी बी रहते हैं, है ना, एक साथ, और जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? हनी निकालते हैं। तो एंट भी क्या रहता है? कॉलोनी में रहता है। एंट के देखा ना, कभी भी लाइन से चलते हैं, इस तरह एंट चलते हैं, ये तो कॉलोनी में रहता है। टर्माइट्स भी इसी तरह का कुछ बना के रखता है, वो भी रहेगा। वास्प भी रहेगा, यानी ततैया भी रहता है। लेकिन स्पाइडर कभी भी कॉलोनी में यानी इकट्ठा ग्रुप में नहीं रहता है। आपने देखा होगा कि स्पाइडर एक जाल में एक ही स्पाइडर रहता है ना। इस तरह ये स्पाइडर मान लीजिए, और इस तरह की जाल रहती है इनकी, और एक जाल में एक ही स्पाइडर रहता है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस इन रूरल एरिया आर लिंक टू द क्लाइमेट कंडीशन, यानी देखिए हर जगह की हाउस जो होती है ना अलग होती है। क्यों होती है? वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन को देख के वहाँ की हाउस बनाई जाती है। ठीक है ना। इन विच दे आर बिल्ड, देयर इज ए विलेज वेयर हाउस है फॉलोइंग फीचर। अब एक विलेज है, वहाँ की हाउस इस तरह की है, वो फीचर आपको दिया गया है, और आपको बताना है कि ये कहाँ के हाउस के बारे में बताया जा रहा है। तो हाउस आर मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर। देखिए बैम्बो पिलर का यूज ही हो गया, तो आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आंसर क्या होगा। इनसाइड द हाउस ऑल्सो मेड अप ऑफ वुड से बना रहता है। हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 3 मीटर से 3.5 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर बनता है। रूफ आर मेड विथ अ स्लोप, रूफ कैसा रहता है? स्लोपिंग रूफ रहता है, इस तरह की। तो ये कहाँ के हाउस के बारे में कैरेक्टरिस्टिक से कहाँ के है? तो आसाम के हाउस इसी तरह के बनते हैं, बैम्बो पिलर से बनते हैं, 10 से 12 फीट की ऊंचाई पे बनते हैं, या दोनों में से एक ऑप्शन में दे देता है, या तो 10 से 12 फीट की ऊंचाई देगा, या से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई देता है। स्लोपिंग रूफ, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्लोपिंग रूफ? स्लोपिंग रूफ इसलिए होता है ताकि जो पानी जो है वो यहाँ पे रुके नहीं, और इसके थ्रू इजिली क्या हो जाए? निकल जाए, है ना, इसीलिए स्लोपिंग रूफ रहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुडुक इज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ, कुडुक कहाँ का लैंग्वेज है? कहाँ के लोगों की लैंग्वेज है? मणिपुर? जी नहीं, मणिपुर के लोगों की नहीं है। अरुणाचल प्रदेश? ये भी नहीं होगा। झारखंड? हाँ, झारखंड के लोगों की कुडुक लैंग्वेज। कुडुक क्या है? एक लैंग्वेज है, और कुडुक क्या है? एक कम्युनिटी भी है। कम्युनिटी है यानी एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ट्राइबल कम्युनिटी यानी एक आदिवासियों की जनजाति है कुडुक, और उन्हीं लोगों की ये भाषा है कुडुक। और ये किसमें दिया हुआ है? एक चैप्टर है सूर्यमणि नाम की एक ये लड़की है, उनके बारे में एक चैप्टर दिया हुआ है।
हुज फॉरेस्ट नाम का चैप्टर है एनसीईआरटी में, उससे ये लिया गया है ना। 1 टीन ऑफ सीड एंड 1 टीन ऑफ लैंड के बारे में उसी में पढ़ाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, एज पर द एनसीएफ 2005 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ ईवीएस। देखिए थीम ऑफ ईवीएस कौन सा होगा, है ना। ईवीएस ने क्या किया, एनसीएफ ने क्या दिया है, 6 थीम्स दिया है ना, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, ट्रैवल, शेल्टर, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू। तो इसमें से कौन सा है आपको ये बताना। देखिए सोलर कोई थीम नहीं है, सोलर थीम नहीं है जो एनसीएफ ने दी है, वेदर भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है। कौन सी थीम है, फूड, यानी क्या है, फैमिली एंड फ्रेंड, फूड, वाटर, ट्रेवल, शेल्टर, थिंग्स वी कैन मेक एंड डू, यानी भोजन आपका 1 ऑफ द 6 थीम में से एक है, ठीक है ना, जो कि एनसीएफ द्वारा दिया गया है। Which of the following is the strongest argument in favor of adopting a theme based approach in EVS, है ना। थीम बेस्ड अप्रोच को अडॉप्ट किया गया है ईवीएस में, उसका एग्जैक्ट रीजन, स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट यानी मोस्ट सुटेबल आर्गुमेंट कौन होगा वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। वही ऑप्शन देखिए सही होगा ना जो कि ज्यादा चाइल्ड सेंटर पे फोकस करता है, चाइल्ड के इंटरेस्ट में फोकस करता है, चाइल्ड की एक्टिविटी पर फोकस करता है, जिससे क्या होता है, चाइल्ड को होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है, वही ऑप्शन ऑलवेज सही होते हैं। तो आप देखो और क्वेश्चन एक एक ऑप्शन को पढ़ते हैं और खोजते हैं कि कौन सा होगा। इट हेल्प इन मेकिंग टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड, सही है। इट हेल्प इन कवरिंग ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्सेप्ट, इशू एंड स्किल, ये भी सही है। इट हेल्प इन सॉफ्टनिंग सब्जेक्ट बाउंड्री एंड assessing knowledge holistically, ठीक है। इट हेल्प इन गिविंग स्ट्रक्चर टू लेसन प्लान एंड मेक द टीचिंग मोर इफेक्टिव। देखिए ये सारे जो है रीजन अडॉप्ट करने के सही है, लेकिन जो आपको क्या चुनना है, बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 3 को देखो, ये क्या कर रहा है, ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है ना, ज्यादा एरिया को कवर कर रहा है। इसमें क्या बता रहा है कि ये सॉफ्टनिंग द सब्जेक्ट बाउंड्री, यानी सब्जेक्ट बाउंड्री को सॉफ्ट करता है, सब्जेक्ट बाउंड्री को सॉफ्ट करता है यानी फ्लेक्सिबल है ना। और इससे क्या होता है, बच्चे का होलिस्टिक नॉलेज क्या होता है, एसेस होता है ना, एसेस करते हैं, यानी बच्चों की क्या कर सकते हैं, जो एसेस बच्चों को जो आकलन करने में, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है, या विषय सीमा को नरम यानी सौम्य बनाना, यानी स्टिक नहीं बनाना है, सॉफ्ट बनाना है, ठीक है ना। तो इसमें आपको ज्यादा चीजें, ये सब आ गया इसमें ये इस वाले जो ऑप्शन मैंने आपको, ये कॉन्सेप्ट भी आ गया, इशू भी आ गया, स्किल भी हो गया, सॉफ्ट रहेगा, है ना, सॉफ्ट रहेगा, होलिस्टिक नॉलेज होगा तो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा, एक्टिविटी बेस्ड भी हो जाएगा। यानी थर्ड ऑप्शन में आपके सारे स्टेटमेंट आ गए हैं और ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Story are an important aspects of teaching learning EVS in a primary class. Which of the following is the least appropriate reason for including storytelling as the pedagogy in EVS class? Story cut across the various subject area. Story help in a class management. Story provide context to the related EVS concept. Story include experience of the people. देखिए इसमें से लिस्ट इंपॉर्टेंट है ना, जो कम प्रभावशाली है उसको आपको सही करना है। देखिए स्टोरी कट अक्रॉस द वेरियस सब्जेक्ट, स्टोरी क्यों डाला गया, स्टोरी किसका है, स्टोरी है इंग्लिश यानी लैंग्वेज यानी लिटरेचर का पार्ट है, लेकिन आप किस में डाल रहे हो, ईवीएस में डाल रहे हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब एक सब्जेक्ट को हम दूसरे सब्जेक्ट में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, है ना, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम यानी LAC बोलते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस कैरिकुलम, इसका यूज होता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एनसीएफ क्या बोलता है कि आपको एनसीएफ या ये बोलता है कि हमको क्या करना है, इंटीग्रेटेड मैनर में टीचिंग कराना है, यानी कि मैथ्स में साइंस, कभी कभी आप देखोगे कि मैथ्स का क्वेश्चन है उसमें टेम्परेचर से रिलेटेड डेटा दिया रहता है, तो टेम्परेचर किसका टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है। बहुत सारे ईवीएस में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की स्टोरी दी रहती है, स्टोरी किसका है, लिटरेचर का पार्ट है। तो हमको सबको मिला के एक कॉन्सेप्चुअल क्या करना है, लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। हेल्प इन क्लास मैनेजमेंट, क्लास मैनेजमेंट के लिए आप स्टोरी का यूज नहीं, उसका बहुत सारा तरीका होता है ना, और क्लास मैनेजमेंट करने से बच्चे नहीं सीखेंगे, ठीक है ना। क्लास मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, है ना, लेकिन क्लास मैनेजमेंट पे आपकी पूरी लर्निंग नहीं डिपेंड करती है, तो ये ऑप्शन कम इंपॉर्टेंट लग रहा है। स्टोरी प्रोवाइड
कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड ईवीएस, बच्चे पूरा संदर्भ में पढ़ाई करेंगे, ये भी सही है। स्टोरी इंक्लूड एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, स्टोरी में बहुत सारे लोगों की एक्सपीरियंस को क्या दिखाया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं और कुछ अच्छा करने के लिए। तो लिस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 2, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, तो कंटेंट इन ईवीएस टेक्स्ट बुक शुड बी, देखिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अवॉइड डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन, बिल्कुल सही है। डिस्करेज रोट लर्निंग, ये भी होगा। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, गिव ओनली रिटेन इंफॉर्मेशन एंड चाइल्ड। देखिए आपको क्या बोलना है कि पर्यावरण अध्ययन में कंटेंट इन ईवीएस में क्या होना चाहिए। यहाँ पे बोला है अवॉइड डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन, ठीक है ना। अवॉइड डिस्क्रिप्शन को और डिफिनेशन को अवॉइड करना है, ठीक है ना। डिस्करेज रोट लर्निंग, रोट लर्निंग को डिस्करेज करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि रोट लर्निंग को क्या करना है, डिस्करेज करना है, ठीक है ना। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन इन ए क्लास, गिव ओनली, देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा सही होगा ईवीएस के टेक्स्ट बुक के लिए, है ना। तो कैसा रहना चाहिए ईवीएस का टेक्स्ट बुक, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही लग रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू चिल्ड्रन टू क्वेश्चन एंड एक्सप्लोर, ये सही होगा, है ना। अवॉइड डिस्क्रिप्शन एंड डिफिनेशन, ये भी नहीं होगा। डिस्करेज रोट लर्निंग, गिव ओनली रिटेन इन्फॉर्मेशन एंड चिल्ड्रन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, और सी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। Which of the following स्टेटमेंट अबाउट द असेसमेंट प्रोसीड्योर इज लिस्ट अप्रोप्रिएट, यानी बच्चों के आकलन में, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रिया में सबसे कम उपयोगी है, यानी सबसे कम इंपॉर्टेंट है। प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्निंग, प्रिपेयरिंग ए लिस्ट ऑफ लर्निंग इंडिकेटर एंड सब इंडिकेटर, मेकिंग द रिपोर्ट मोर डिटेल, रिमार्क लाइक फार, फेयर, गुड एंड वेरी गुड गिव एन understanding about a child learning. Portfolio of the children should not contain only their best work but all kind of work. Giving personal detail, देखिए बच्चों का जब असेसमेंट करना है ना, यहाँ पे देखिए गिविंग पर्सनल डिटेल एंड इंडिविजुअल फीडबैक टू ए चिल्ड्रन एज ए डिजायर प्रैक्टिस। देखिए बच्चों का असेसमेंट करना है तो आपको क्या करना है, लर्निंग इंडिकेटर एंड सब इंडिकेटर आपको बनाना ही पड़ेगा। ये देखिए असेस करने में आपको फेयर, गुड और वेरी गुड देना ही होता है, ठीक है ना। पोर्टफोलियो आपको बनाना पड़ेगा, और पोर्टफोलियो में क्या होना चाहिए, अच्छे और बुरे दोनों कामों को रखा जाता है ना। बच्चे के जो अच्छे एक्सपीरियंस है और बुरे एक्सपीरियंस है, दोनों का लेखा जोखा कहाँ रहता है, आपका पोर्टफोलियो में रहता है। लेकिन आपको बच्चे का किसी का असेसमेंट करना है तो किसी के पर्सनल डिटेल और इंडिविजुअल फीडबैक से आप किसी बच्चे को असेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए सबकी थिंकिंग और थॉट अलग होती है। कोई उस बच्चे के बारे में अच्छा सोचता है तो कोई उस बच्चे के बारे में उतना अच्छा नहीं सोचता है। तो इसके बेसिस पर आप किसी बच्चे का आकलन नहीं कर सकते, और यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Read the following question carefully. Have you ever seen animal around your house or school that have small babies? Write their name in the notebook, है ना। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या हो रहा है यहाँ पे, विच प्रोसेस स्किल इज असेस्ड थ्रू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के थ्रू कौन से प्रोसेस स्किल को हम क्या करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, चेक करना चाह रहे हैं, है ना। यानी क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिसके छोटे बच्चे हैं, आप अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। तो इससे क्या करना है, बच्चों में कौन सी स्किल को आदमी यहाँ पर चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में यही बोल रहा है। हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट, देखिए यहाँ पे सोचना तो नहीं है, वहां पे देखना और जाके क्या करना है, एनिमल्स के बेबी को जाके देखना है और उनके नाम को लिखना है ना, जानवरों के बच्चों को जाके देख के उनका नाम लिखना है। तो यहाँ पे सोच तो विकसित हुई नहीं है ना, यहाँ पे हाइपोथेसिस तो बनाना नहीं है, यानी अलग अलग तरह। हाइपोथेसिस कब बनाते हैं, कल्पना की तरह बनाते हैं ना, आपको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग लगानी होती है, तो यहाँ पे तो करना नहीं। कंसर्न फॉर जस्टिस, ये भी रीजन नहीं होगा, यानी न्याय के लिए सरोकार।
ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग, हाँ देखिए ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग यहाँ पे सही होगा। फिर भी हम देख लेते क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन। देखिए क्लासिफिकेशन एंड डिस्कशन क्या होता है, वर्गीकरण कब होता है, जब आपको ना दोनों में डिफरेंस निकालना होता है ना, कि अच्छा ये 4 पैर वाले हैं, ये 2 कान वाले हैं, इनके इनके बॉडी पर हेयर रहता है, इनके बॉडी पर हेयर नहीं रहता है, इनके इस तरह के जब आप करते हैं ना तो वो क्लासिफिकेशन स्किल होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बच्चे जाके देखेंगे, देखेंगे यानी एब्जॉर्ब करेंगे और तब जाके उसका नाम लिखेंगे यानी कि रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इंटरडिसिप्लिन नेचर ऑफ ईवीएस एड्रेसिंग एनवायरमेंटल इशू बाय यूजिंग द कंटेंट एंड मेथड ऑफ, है ना। इंटरडिसिप्लिन इशू मतलब इंटरडिसिप्लिन अप्रोच को मिलाकर ईवीएस को क्या किया गया है, बनाया गया है। तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, तो ये बहुत ईजी है, ये आता है साइंस को लिया गया है, सोशल साइंस को लिया गया है, एनवायरमेंटल एजुकेशन को मिला के क्या बना है आपका ईवीएस, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी फुल फॉर्म भी पूछता है ईवीएस का। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर ऑफ क्लास 5A गेव द क्वेश्चन, है ना। 5A जैसे सेक्शन बने होते हैं ना, 5A 5B 5C 5D, है ना। तो इसी तरह बने हुए हैं और आपको यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि एक 5A की जो टीचर है ना, उन्होंने बच्चों को क्वेश्चन दिए। क्या क्वेश्चन दिए, राइट 5 एडवांटेज ऑफ ट्री, यानी जाके 5 एडवांटेज लिखिए, है ना, 5 पेड़ों के लाभ के बारे में लिख के लाइए, ठीक है। वाइल द टीचर ऑफ क्लास 5B, और जब 5B की क्लास टीचर है ना, 5B की क्लास टीचर है, 5A की क्लास टीचर ने दे दिया कि 5 किसका नाम लिखो, 5 ट्री के एडवांटेज लिखो। 5B की क्लास टीचर क्या कर रही है, बच्चों को क्या कर रही है, अब क्या क्वेश्चन को, व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज नो ट्री इन द अर्थ। तो दोनों के क्वेश्चन अलग हो गए। इन्होंने 5 किसका नाम बताया जाए, 5 एडवांटेज लिखने को बोल दिया, है ना। और इन्होंने बोल दिया कि सोचो कि जब हमारे धरती पर, हमारे अर्थ पर पेड़ नहीं होंगे तो क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज द पॉसिबल रीजन, है ना, क्या होगा आपको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब आपको देखना है कि दिमाग कहाँ ज्यादा लगेगा। तो दिमाग इस वाले क्वेश्चन में, जो 5B की जो क्लास टीचर है जिन्होंने क्वेश्चन किया है, यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा उनको दिमाग लगाना पड़ेगा और यहाँ से अलग अलग तरह के आंसर होंगे। लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड 5 आ जाएंगे कि ट्री के एडवांटेज लिख देंगे कि ट्री से हमें फ्रूट मिलता है, ट्री से हमें वेजिटेबल मिलता है ना, ट्री से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ये सब चीज़ें 5 लिख के ले आएंगे बच्चे। लेकिन बच्चों की थिंकिंग स्किल कहाँ डेवलप होगी, ऑप्शन नंबर बी में। अब यहाँ पे देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको दोनों क्वेश्चन का नेचर बताना है, यानी ए क्वेश्चन का नेचर क्या है, बी क्वेश्चन का नेचर क्या है, ठीक है। ए इज ए ओपन एंडेड क्वेश्चन। देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होता है जिसके बहुत सारे, एक क्वेश्चन के डिफरेंट आंसर होते हैं, है ना। और क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसके एक क्वेश्चन के एक ही आंसर निकलते हैं, तो वो क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्या होता है, जिसके मल्टीपल आंसर निकलते हैं। तो ए ओपन एंडेड है, बिल्कुल नहीं, ए ओपन एंडेड नहीं। और कन्वर्जेंट है, ये भी नहीं हो। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, एक ही दिशा में सोचना। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, अलग अलग दिशा में एक क्वेश्चन को या एक टॉपिक पर आप अलग अलग तरीके से सोचिए, वो डाइवर्जेंट होती है। ये तो होगा नहीं, ठीक है। ए इज ओपन एंडेड, ए तो ओपन एंडेड होगा ही नहीं, पहले ही ऑप्शन में हमने बोल दिया। ए इज क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड तो होगा लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होगी, क्योंकि ए में ज़्यादा आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचना किस में होता है, था बी में, तो ये भी नहीं होगा। ए इज क्लोज एंडेड बिल्कुल सही है। ए क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका एक क्वेश्चन का एक ही आंसर मिलता है, लिमिटेड आंसर होता है। कन्वर्जेंट है, बिल्कुल सही है। और बी क्या है, ओपन एंडेड है ना। बी ओपन एंडेड है एंड डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट यानी डिफरेंट मल्टीपल आंसर निकल सकते हैं, अलग तरीके से सोचना है, सोचने में ज्यादा आपको बल देना है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट हो जाएगा कि ओ ए क्या था, ए क्लोज एंडेड था और कन्वर्जेंट था, और बी क्या था, ओपन एंडेड एंड डाइवर्जेंट। अभिसारी एंड अपसारी। अभिसारी यानी कम सोचना है, अपसारी यानी ज्यादा सोचना है। आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। Which one of the following are the true about assessing learning in EVS क्लास 1? EVS क्लास 1 में assess करने के लिए आपको कौन सी क्या करनी होगी, कौन सी
कौन सा ट्रू माना जाएगा? ओरल टेस्ट एज ए चिल्ड्रन में नॉट बी एबल टू राइट, ओरल टेस्ट लेना क्योंकि टीचर बच्चे नहीं लिख सकते। ड्राइंग एज ए चिल्ड्रन एंजॉय इट, टीचर एब्जॉर्ब एंड रिकॉर्डिंग, और देयर इज नो नीड ऑफ असेसमेंट, नो डिटेंशन। देखो असेसमेंट तो करना है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी की बात ही नहीं है यहाँ पे। आपको ओरल टेस्ट हाँ ये ले सकता है कि क्लास 1 के बच्चे में भी पढ़ना जानते हो, भी लिखना शुरू कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये हो सकता है आपका रीजन, ठीक है ना। आपका ये भी रीजन ड्राइंग के थ्रू हम टेस्ट ले सकते हैं बच्चों के, ठीक है ना। टीचर ऑब्जर्वेशन करेगा और रिकॉर्ड करेगा, ये भी क्या सही नहीं होगा, ये नहीं होगा। देयर इज नो नीड ऑफ असेसमेंट इन व्यू ऑफ नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है ना। तो आपको किस किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं, आप असेसमेंट इन तीनों से कर सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कौन कौन से वे से आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी होगा, है ना। ये कोई रीजन नहीं है कि नो डिटेंशन पॉलिसी है तो इसीलिए उनका क्या करेंगे, आकलन नहीं करेंगे, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।